नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म केवल विद दीपक में। आज की हम वीडियो जो बनाएंगे करंट अफेयर्स की वीडियो होगी। इस वीडियो के अंदर हम उत्तर प्रदेश का कंप्लीट करंट कराएंगे। तो जिस किसी का भी उत्तर प्रदेश का पीसीएस का एग्जाम है, आरओ का एग्जाम है, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। तो वीडियो पर बने रहें। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को अंत में लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें पहला ही क्वेश्चन होगा हमारा ग्रेटर नोएडा से रिलेटेड। तो 11 से 13 सितंबर 2024 के मध्य ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया है। इस ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया का जो आयोजन किया गया है, इसकी थीम क्या है? शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। ठीक है। वैश्विक अर्धचालक उद्योग से जुड़े एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने वाला भारत विश्व का 8वां देश बन चुका है। भारत ने 1 ट्रिलियन रुपए का विशेष अनुसंधान कोष भी बनाया है इस स्कीम से जुड़ा हुआ। उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 भी लागू कर दी गई है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल। 7 सितंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोरखपुर के अंदर उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया। 176 करोड़ रुपए की लागत में बनने वाला पूर्वांचल का ये पहला सैनिक स्कूल होगा। इसमें कक्षा 6 से 12 तक छात्र छात्राओं को आवासीय शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, यानी वहाँ पर बोर्डिंग स्कूल टाइप होगा ये। देश में पहला सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने 1960 के अंदर लखनऊ में स्थापित कराया था। नेक्स्ट है आपका जटायु संरक्षण व प्रजनन केंद्र। 6 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैंपियरगंज गोरखपुर में जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन करा है। यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो एशियन किंग वल्चर है, आपके एशिया किंग जो गिद्ध हैं, उनको यहाँ पर संरक्षित किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा, और विश्व का ये पहला ऐसा केंद्र होगा। ये केंद्र गोरखपुर के अंदर लगभग 5 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट है आपका रोड टू स्कूल कार्यक्रम। 20 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में रोड टू स्कूल कार्यक्रम के प्रथम चरण का शुभारंभ किया है। तो रोड टू कार्यक्रम गोरखपुर के अंदर स्टार्ट किया जा रहा है। ये निपुण भारत मिशन के अंतर्गत आएगा, और रोड टू कार्यक्रम में स्कूल चलो अभियान का नया रूप है। ठीक है, स्कूल चलो अभियान का नया रूप ही रोड टू स्कूल कार्यक्रम है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024। 25 से 29 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन किया गया। इस ट्रेड शो का ये दूसरा संस्करण होगा। इस शो का पहला संस्करण 21 से 25 सितंबर 2023 तक आयोजित किया गया था। इस वर्ष यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की थीम होगी सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। इस ट्रेड शो में वियतनाम ने पार्टनर कंट्री के रूप में सहयोग करने का मन बनाया है इस बार। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। 8 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को प्रारंभ करने का निर्देश दिया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 के मूल बजट में इस अभियान का प्रावधान भी किया था। इस अभियान के अंतर्गत 1 लाख युवाओं को बैंकों से ऋण दिलाकर वित्तीय अनुदान दिया जाएगा, जिसे प्रतिवर्ष 1 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित किए जाएंगे, एमएसएमई सेक्टर्स बनाए जाएंगे। इस प्रकार आगामी 10 सालों में 10 लाख लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश प्रमुख आंकड़े। तो 1 अगस्त 2024 को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। देश की अर्थव्यवस्था में प्रदेश का योगदान 9 से 10% तक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित हो चुका है। उत्तर प्रदेश प्राइवेट कॉरपोरेट निवेश को आकर्षित करने में देश का पहला राज्य बन चुका है। उत्तर प्रदेश को डाटा सेंटर हब के रूप में भी जाने लगा है। लखनऊ में
अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण पूर्ण हो चुका है। तो अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जा रहा है? लखनऊ के अंदर। गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा हो चुका है। मेरठ में हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाई जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनाई जा रही है? मेरठ के अंदर। उत्तर प्रदेश के पहले फार्मा पार्क का निर्माण ललितपुर जनपद में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ 11 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का कार्ड उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है, जो कि 5 करोड़ लोगों से ऊपर आयुष्मान कार्ड उपलब्ध करा चुका है। सभी 75 जनपद, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो 75 है। 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला राज्य बन चुका है। देश में डिजिटल लेन देन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आ गया है। देश के खाद्यान्न उत्पादन में 20% योगदान के साथ उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आ गया है। सीरा, एल्कोहल, एथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में पहले नंबर पर पहुंच चुका है। नेक्स्ट बात करें, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2024 पेश किया गया था। इस विधेयक में क्या क्या चीजें हैं? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा यह विधेयक 31 जुलाई 2024 को पास किया गया। इस विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर राज्य में राज्य राजधानी क्षेत्र के गठन का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी के लगभग 27,826 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को SCR में शामिल किया जाएगा। यानी SCR के अंदर एक तो होता है NCR, ठीक है, एक होता है SCR। तो SCR के अंदर कितने जिले आ रहे हैं? 6 जिले आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा लखनऊ के अंदर। नेक्स्ट है, इस प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इस प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव होंगे। उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति यानी लोक प्रायोजनार्थ प्रबंध और उपयोग विधेयक 2024 उत्तर प्रदेश के विधानसभा ने इसको 31 जुलाई 2024 को पास करा है। यह विधेयक लोक प्रयोजनार्थ नजूल संपत्तियों का आरक्षण का उपबंध करने और उससे संबंधित अनुषांगिक मामलों का उपबंध करने के लिए पारित किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के पास ऐसे भूखंड है जिन्हें नजूल भूमि कहा जाता है। ये ऐसे भूखंड होते हैं जो निजी व्यक्तियों और निजी संस्थाओं को पट्टे पर यानी लीज पर दिए जाते। ये भूखंड पूर्ववर्ती सरकारी अनुदान अधिनियम 1895 और उसके बाद के सरकारी अनुदान अधिनियम 1960 के तहत जारी किए गए थे। नवीनतम विधेयक प्रावधान के अनुसार नजूल भूमि के ऐसे पट्टाधारक जिनका पट्टा अभी चालू है और नियमित रूप से पट्टा किराया जमा करा रहे हैं और पट्टे की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है, उनका 30 वर्षों का नवीनीकरण और हो जाएगा। आने वाले 30 वर्ष के लिए लीज पर और दे दिया जाएगा। ऐसे भूमि पट्टे की अवधि समाप्त होने पर राज्य सरकार अपना स्वामित्व उस पर ले लेगी। ठीक है, नेक्स्ट है भाई आपका इसके अंदर, इस विधेयक के अनुसार सरकार पट्टे की भूमि को फ्री होल्ड नहीं करेगी और जिनका भी फ्री होल्ड के लिए पैसा जमा है तो उसे जमा किए जाने की तिथि से भारतीय स्टेट बैंक की निधियों को सीमांत लागत आधारित उधार दर यानी MCLR होता है आपका के आधार पर जो अंकगणित करते हुए धनराशि वापस कर दी जाएगी। नजूल भूमि का पूर्ण स्वामित्व जो है निजी व्यक्ति या संस्था को नहीं दिया जाएगा, गवर्नमेंट अपने हाथ में रखेगी, यानी अब लीज पे नहीं दी जाएंगी भूमियां। न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष लंबित आवेदन अस्वीकृत समझे जाएंगे। यदि पट्टा अवधि समाप्त होने पर तत्कालीन पट्टेदार स्वयं ऐसी भूमि का कब्जा अभ्यर्न नहीं करता है तो ऐसे अवैध कब्जे को खाली कराया जाएगा और पट्टे की समाप्ति की तिथि से भूमि का किराया जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियत दर के अनुसार वसूला भी जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय विधेयक संशोधन 2024, तो इस विधेयक में ऐसा क्या है? तो इस विधेयक में नए विश्वविद्यालयों जो नए विश्वविद्यालय बनाए गए हैं उनके नामकरण और उनके नाम से राज्य शब्द हटाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा इन विश्वविद्यालयों का क्षेत्राधिकार भी निर्धारित कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण
क्षेत्र विधेयक 2024। तो इस विधेयक का लक्ष्य क्या है कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है देश के अंदर। इस विधेयक के तहत उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड, निर्माण क्षेत्र प्राधिकरण और निर्माण क्षेत्र समिति का गठन किया जाएगा। यानी पूरे आप कह सकते हैं कि एक तो उत्तर प्रदेश निर्माण बोर्ड बनेगा, फिर उसके नीचे फिर क्षेत्र प्राधिकरण बनेगा, फिर क्षेत्र समितियां बनेंगी। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड के अध्यक्ष भी होंगे। इसके तहत निर्माण क्षेत्र द्वारा स्थापित किए जाने वाले रिवॉल्विंग फंड के लिए राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए की राशि का प्रथम योगदान भी दिया जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सहपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2024। यानी राज्य में धर्म परिवर्तन संबंधी घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकना और ऐसे अपराध करने वाले अभियुक्तों को कठोर सजा दिलाना इस विधेयक का एक लक्ष्य होगा। इस विधेयक में नाबालिग, दिव्यांग, मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, महिला, अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति के अवैध धर्मांतरण में न्यूनतम 5 वर्ष या अधिकतम 14 वर्ष तक के कठोर कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सामूहिक अवैध मतांतरण में धर्मांतरण में न्यूनतम 7 वर्ष, अधिकतम 14 वर्ष तक के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, तो ये धर्म परिवर्तन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर एक विधेयक पारित कर दिया है भाई। और भी है, जैसे यदि कोई व्यक्ति परिवर्तन के आशय से किसी व्यक्ति को उसके जीवन या संपत्ति को भय में डालता है, हमला करता है या विवाह या यौन संबंध स्थापित करता है, महिला या व्यक्ति की तस्करी करता है, तो उसे कम से कम 20 वर्ष की सजा, ठीक है, या उसे आजीवन तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा इस विधेयक में अन्य प्रावधान ये भी है, यदि कोई व्यक्ति अवैध धर्म परिवर्तन के संबंध में किसी विदेशी या अवैध संस्था से धन प्राप्त करता है तो उसे कम से कम 7 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 14 वर्ष तक उसको बढ़ाया जा सकता है और उस पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी ठोका जा सकता है। तो भाई वीडियो अच्छी लग रही है तो ठोको लाइक, सब्सक्राइब कर दो और चैनल जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अभी के अभी। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024। अब इस परीक्षाओं को लेकर उत्तर प्रदेश में कुछ उथल पुथल मची हुई थी, तो देखें यहाँ पर हुआ क्या है, क्योंकि आरओ एआरओ पीसीएस जैसी जो परीक्षाएं हैं वो भी रद्द कर दी गई थी, उसको भी आगे बढ़ा दिया गया था। तो 30 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 को पारित कर दिया गया है। ये अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए है। इस विधेयक में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1998 के प्रावधानों में बदलाव करते हुए सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं को रोकने हेतु कड़े प्रावधान किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित व्यवहार और पेपर लीक में शामिल होने के लिए अधिकतम जो सजा या कारावास रखा गया है, तो इसमें अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक का इसमें जुर्माना भी लगाया जाएगा और अधिकतम कारावास जितना हो सकता है उतना यहाँ पर कारावास की सजा भी मिलेगी। ठीक है, विधेयक में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, राज्य विश्वविद्यालय के साथ साथ उनके द्वारा नामित प्राधिकरणों, निकायों, एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाओं को शामिल किया गया है। इसमें सरकारी नौकरियों के नियमितीकरण तथा पदोन्नति के लिए होने वाली परीक्षाओं को भी शामिल किया गया, जिसको डिपार्टमेंटल परीक्षाएं कहती हैं। विधेयक के तहत यदि पेपर लीक व नकल सहित परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियां में परीक्षा संस्थान या परीक्षा कराने वाली एजेंसी संलिप्त पाई जाती है, यानी कनेक्ट पाई जाती है, तो उसके कारण होने वाले वित्तीय बोझ की वसूली उसी संस्था, व्यक्ति और एजेंसी से करी जाएगी। परीक्षा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली कंपनी या सेवा प्रदाता को हमेशा के लिए काली सूची यानी ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और कभी भी उसको ठेका नहीं दिया जाएगा। इस विधेयक में छात्रों को कारावास या जुर्माने के दंड की परिधि में शामिल नहीं किया जाएगा। अनुचित साधनों के प्रयोग में छात्रों के शामिल होने पर उनका परीक्षा परिणाम रोककर उन्हें 1 वर्ष के लिए अगली परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए रोक दिया जाएगा। ठीक है, बस इतना होगा। जो कोई छात्र अगर इस टाइप के एक्टिविटी में पाया जाता है तो 1 साल के लिए उस पर बैन लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट आपकी योजना है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण जन अभियान 2024। कहाँ चालू करा गया? उत्तर प्रदेश के अंदर
20 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री ने एक दिन में प्रदेश में 36 करोड़ 50 लाख पौधारोपण अभियान महाअभियान शुरू किया। इस अभियान को लखनऊ में कुकरेल नदी तट पर जो सौमित्र वन है वहां से इसको स्टार्ट किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हरी शंकरी वृक्ष वाटिका स्थापित करी है लखनऊ के अंदर। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य 2027 तक 175 करोड़ वृक्षों को रोपण करना और 2030 तक हरित आवरण यानी ग्रीन कवर से पूरी तरह से ढक लेना और 9.23% से बढ़ाकर वन आवरण यानी फॉरेस्ट कवर एरिया 15% तक कर देना है उत्तर प्रदेश के अंदर। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करते हुए एक दिन में लगभग 36 करोड़ पौधों का रोपण किया है। इस अभियान के तहत सोनभद्र में सबसे ज़्यादा यानी लगभग 1.5 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। शुरुआत हुई थी लखनऊ से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के इस शहर में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन कन्वेंशन सेंटर में भारतीय संविधान को अंगीकृत किए जाने और भारत गणराज्य की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा 24 जनवरी 2024 को नई दिल्ली से ही की गई रिमोटिंग के द्वारा। नेक्स्ट है उपवन योजना ट्री हेरिटेज अडॉप्शन योजना। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में हरियाली बढ़ाने और भूजल स्तर में सुधार लाने के लिए इन योजनाओं को चालू किया गया है। उपवन योजना की बात करें तो उपवन योजना के तहत राज्य सरकार शहरों से लेकर गांवों तक पार्कों, सड़कों के किनारे और अन्य स्थानों पर वृक्षारोपण के लिए पौधों और पेड़ों की कटिंग उपलब्ध कराएगी। हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना के माध्यम से राज्य सरकार 948 विरासत वृक्षों का पोषण भी करेगी, जो वृक्ष जो हिस्ट्री से रिलेट करते हैं, हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। मित्र वन कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत उत्तर प्रदेश और पड़ोसी देश नेपाल की सीमाओं पर इसकी स्थापना घोषणा की गई है। इस अभियान के तहत बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में व्यापक वृक्षारोपण किया जाएगा। मित्र वन के साथ साथ शक्ति वन, युवा वन, बाल वन जैसे विशेष वन भी स्थापित किए जाएंगे। हाथरस हादसे की जांच हेतु न्यायिक जांच आयोग। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित इस आयोग में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव इस आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। आयोग के अन्य सदस्यों में पूर्व IAS अधिकारी हेमंत राव और पूर्व IPS अधिकारी भावेश कुमार शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना तो कहाँ पर करा जा रहा है? उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक पार्क लखीमपुर खीरी। ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए इस पार्क को स्थापित किया जा रहा है। यह पार्क इस जिले के गोकर्णनाथ तहसील के कुंभी गांव में स्थापित किया जाएगा। और प्रयागराज। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इन 2 शहरों में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाए जाने हेतु मंजूरी मिल चुकी है। नेक्स्ट है प्राचीन तथा विरासत भवनों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी। उत्तर प्रदेश ने इस बिल में अपनी मंजूरी देते हुए 3 विरासत इमारतों जैसे कोठी रोशन जो कि लखनऊ के अंदर है, कोठी रोशन उद्दौला, बरसाना जल महल मथुरा के अंदर है और शुक्ला तालाब कानपुर देहात के अंदर है, को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए चुना है। माहेश्वर तिवारी। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार व नवगीतकार माहेश्वर तिवारी का निधन हो गया है। उन्हें यश भारती पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024। 14 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 का उद्घाटन किया गया। यह नीति अधिसूचित जारी होने की तिथि से 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी और उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत उत्तर प्रदेश में वर्ष 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन
ग्रीन अमोनिया 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनियम के उत्पादन प्रयोग करने वाले स्टार्टअप को प्रोत्साहित या प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अंतर्गत भारत सरकार और प्रदेश की सरकार द्वारा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन अनुमान्य होगा। प्रत्येक स्टार्टअप को अधिकतम वित्तीय प्रोत्साहन 25 लाख रुपए तक प्रोवाइड कराए जाएंगे 5 सालों के लिए। उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण इस नीति के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी होगी, यूपी नेडा। ठीक है। नीति काल में स्थापित परियोजनाओं के माध्यम से परोक्ष व अपरोक्ष रूप से 12 लाख रोजगार जो है यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है भाई। राजा प्रताप सिंह, उत्तर प्रदेश के नए निर्वाचन आयुक्त जो है राजा प्रताप सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट है राजकुमार विश्वकर्मा, उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार विश्वकर्मा को चुना गया है। सूचना आयुक्त जो होते हैं वो 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और मैक्सिमम 65 वर्ष की आयु तक। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने और नवाचार एवं उद्यम की संस्कृति को बढ़ावा देने की उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत करी गई है। इसके अलावा इस योजना में और क्या है भाई आपका, इस योजना के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रोवाइड कराना है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। यह अभिनव योजना जो है राज्य भर में शिक्षित और कुशल युवाओं को सशक्त बनाने, स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने और नए एमएसएमई की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इसके बाद अगर नेक्स्ट की बात करें तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स, भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के रक्षा निर्माता अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा कानपुर उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। इस कॉम्प्लेक्स में गोला बारूद और मिसाइलों का निर्माण के लिए 2 मेगा सुविधाओं का उद्घाटन यहाँ पर किया गया। ये अत्याधुनिक सुविधाएं भारत में निजी क्षेत्र की अपनी तरह की पहली पहल होगी, यानी यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा, आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित इस टाइप की सुविधा में S2 नामक सुविधा जो कि 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच उड़ान गति उत्पन्न करने में सक्षम होगी। यह सुविधा इसरो और DRDO के मिशनों जैसे गगनयान, RLV तथा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के संदर्भ में बहुमूल्य साबित भी होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने और नवाचार व उद्यम की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत करी गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना है। बात करें वाराणसी की तो 23 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में विभिन्न हरित जलमार्ग पहलों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन पोत MV गुहू और MV निषाद राज को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। ठीक है। कौन कौन से 2 आपके एक तरीके से जलपोत हैं, तो एक तो है आपका MV गुहू और MV निषाद राज। ठीक है। इसके बाद इस पोतों का निर्माण कोचीन शिपयार्ड के अंदर किया गया। MV गुहू अयोध्या में सरयू नदी पर, जबकि MV निषाद राज वाराणसी में गंगा नदी पर नौकायान करेगा। ये पोत तेजी से चार्ज होने वाली बैटरी से संचालित होंगे। ये दोनों पोत प्रतिवर्ष 400 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने के उद्देश्य से डिजाइन किए गए हैं। ये पोत राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा भी देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास। 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का भूमि पूजन किया। इसका निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा कराया जाएगा। इस ट्रस्ट के चेयरपर्सन आचार्य प्रमोद कृष्णन होंगे। ज्ञात है कि कल्की को भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार माना जाता है।
श्री कल्कि पुराण के अनुसार कल्कि युग के चौथे चरण में भगवान विष्णु का अवतार कल्कि के रूप में होगा, जो राक्षस कली को मारेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय 16 फरवरी 2024 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर किया गया? तो प्रयागराज के अंदर। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस विश्वविद्यालय का नामकरण भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखा गया। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज की स्थापना 2020 में की गई थी, उद्घाटन 24 में किया गया। अगस्त 2023 में एक संशोधन के माध्यम से इसका पुनः नामकरण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के रूप में किया गया। दिव्य अयोध्या ऐप जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्य अयोध्या ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को अयोध्या आने वाले पर्यटकों के लिए लॉन्च किया गया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अयोध्या में पर्यटन स्थलों और धार्मिक स्थलों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी दिव्य अयोध्या ऐप से। नेक्स्ट है आपका सूक्ष्म लघु तथा उद्यमों में उत्तर प्रदेश शीर्ष 3 राज्यों में शामिल हुआ। जनवरी 2024 में वाणिज्यिक रियल एस्टेट सेवाओं और निवेश से संबंधित कंपनी CBRE ने भारत में MSME सेक्टर्स रिपोर्ट जारी करी है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के जो इंडस्ट्री पोर्टल है उसके अंतर्गत MSME सेक्टर में पंजीकृत और रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, उसमें लगभग 9% की हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर पहुंचा है। इसमें महाराष्ट्र पहले नंबर पर, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पूर्णतः बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल। तो 1 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मथुरा जिले के अंदर संविदा गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। ये देश का पहला बालिका सैनिक विद्यालय है। ठीक है। यह पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल है। इस सैनिक स्कूल का उद्घाटन सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में गैर सरकारी संगठनों, निजी राज्य सरकारी विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी में 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना की पहल के साथ किया गया है। प्रधानमंत्री की अयोध्या यात्रा। तो 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या का दौरा किया। उन्होंने पुनः विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी किया है। साथ ही उन्होंने नई अमृत भारत ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन की हरी झंडी दिखाकर उसको रवाना किया, जो दरभंगा से अयोध्या, आनंद विहार टर्मिनल और अमृत भारत एक्सप्रेस देश की पहली अमृत भारत ट्रेन भी होगी। ठीक है। तो आपका जो अमृत भारत है दरभंगा से अयोध्या, और जो वंदे भारत है ये आनंद विहार टर्मिनल से अयोध्या जाएगी। तो प्रधानमंत्री ने नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया है। इस हवाई अड्डे का नाम चेंज करते हुए महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। नेक्स्ट है नवनिर्मित श्री राम मंदिर तक पहुंच को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने अयोध्या में 4 नव विकसित सड़कों यथा राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्मभूमि पथ का उद्घाटन किया। काशी तमिल संगम 17 से 30 सितंबर 2023 तक काशी तमिल संगम का आयोजन वाराणसी में किया गया। इस कार्यक्रम का द्वितीय संस्करण था ये, और प्रथम संस्करण काशी तमिल संगम वर्ष 2022 में किया गया था काशी के अंदर। 17 दिसंबर 2023 को नमो घाट वाराणसी में पड़ता है आपका, और वाराणसी में इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने थिरुकुरल, मणिमेकलई और अन्य उत्कृष्ट तमिल साहित्य का बहुभाषा और ब्रेल अनुवाद जारी करा। इसके बाद इस अवसर पर कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगम ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया गया, जो कि कन्याकुमारी से वाराणसी के लिए डायरेक्ट चलेगी। इसका आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों यथा संस्कृति, कपड़ा, रेलवे, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना और प्रसारण आदि तथा उत्तर प्रदेश के सरकार के सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम के लिए तमिलनाडु में IIT मद्रास और उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नॉमिनेट किया गया। नेक्स्ट है स्वर वेद महामंदिर का उद्घाटन। तो
ये सर्ववेद महामंदिर जो है ये 18 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी ने वाराणसी में इसका उद्घाटन किया है। 7 मंजिला सर्ववेद जो मंदिर है ये इसकी ऊंचाई जो है 180 फीट के आसपास है, 7 मंजिल का बना हुआ है सर्ववेद। इस महामंदिर की संगमरमरी दीवारों पर सर्ववेद के 4000 दोहे लिखे हैं। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता, महाभारत आदि ग्रंथों के दिव्य संदेश भी यहाँ पर चित्र के द्वारा उकेरे गए हैं। सर्ववेद महामंदिर महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं व उनके उपदेशों का प्रतीक है। ये महामंदिर विश्व का पहला ध्यान केंद्र यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर बनने जा रहा है। सर्ववेद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जो विहंगम योग संस्थान के प्रणेता संत सदाफल देव जी महाराज द्वारा लिखा गया था। लेक क्वीन क्रूज ये क्या है भाई? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा रामगढ़ ताल, तो रामगढ़ ताल कहाँ पर पड़ता है भाई? ये भी आपको पता होना चाहिए कि रामगढ़ ताल कहाँ पर है। तो यह रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के अंदर रामगढ़ ताल में जो एक लेक है, लेक क्वीन क्रूज का निर्माण किया गया। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ये क्रूज 2 मंजिला होगा। एक आप कह दीजिए शिपयार्ड है, ठीक है, एक पानी का जहाज है। तो उत्तर प्रदेश में इनलैंड वाटर वे अथॉरिटी के गठन के माध्यम से राप्ती, सरयू, यमुना और गंगा नदी में क्रूज सेवा को बढ़ावा दिया जा रहा है। 42वां रामायण मेला 14 दिसंबर 2023 को अयोध्या में 42वें रामायण मेले का उद्घाटन किया गया। इस मेले का समापन 19 दिसंबर 2023 को होगा। उत्तर प्रदेश सरकार और रामायण मेला समिति के सहयोग से प्रतिवर्ष इस मेला का आयोजन किया जाता है। अयोध्या में रामायण मेले की शुरुआत 1982 में पहली बार की गई थी मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र द्वारा। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 को पारित किया गया। 7 दिसंबर 2023 को राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने के बाद यह उत्तर प्रदेश के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 2023 के रूप में अधिनियमित हो चुका है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन करना है। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री या तो परिवहन मंत्री को नामित करेंगे या अंतर्देशीय जलमार्ग, पोत परिवहन, नौ परिवहन, बंदरगाह व समुद्री मामलों के संबंधित विषयों में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति को यहाँ पर नियुक्त करेंगे। उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना व अन्य प्रमुख नदियों में कुल 11 राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित हैं। पहला दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के अंदर दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। यह देश का पहला ऐसा केंद्र होगा। यह केंद्र सहारनपुर स्थित IIT रुड़की के परिसर में स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र 5G को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंध करने और 6G को लॉन्च करने पर शोध से संचालित कराया जाएगा इसको। इसके बाद अगर बात करें अयोध्या, तो उत्तर प्रदेश के इस जिले में राम की पौड़ी के विभिन्न घाटों दीपोत्सव 2023 के अवसर पर 22,23,000 दीप जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। इस जिले में भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना भी करी जा रही है। अयोध्या शोध संस्थान के कार्य क्षेत्र को विस्तार देते हुए इसका पुनर्निर्माण अंतर्राष्ट्रीय रामायण व वैदिक शोध संस्थान के रूप में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास ट्रस्ट के गठन हेतु उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद अधिनियम 2023 पारित किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होंगे। प्रदेश के जनजातीय संग्रहालय, तो बात करें 31 अक्टूबर 2023 को प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुसार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र, महाराजगंज जिले के जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है, मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज जिले में मिर्जापुर के अतरेला पांडे ग्राम, सोनभद्र के मारकुंडी और महाराजगंज के कुनसेरवा ग्राम के अंदर इस संग्रहालय को स्थापित किया जाएगा। बात करें लखनऊ की, तो राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य के इस राजधानी शहर में नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना का भूमि पूजन किया गया। यह संग्रहालय आदि गंगा गोमती नदी के तट पर बनाया जा रहा है। INS गोमती इस
संग्रहालय का हिस्सा होगा। उत्तर प्रदेश के इस राजधानी शहर में अमृत महोत्सव के तहत लगभग 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने हेतु समर्थ अभियान की शुरुआत करी गई। अगला है आपका गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस जिले में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। यह पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय गो अनुसंधान संस्थान से संबंधित होगा। यह महाविद्यालय गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला पशु चिकित्सा महाविद्यालय होगा। यह महाविद्यालय पशुओं और जंतुओं के स्वास्थ्य परीक्षण व उसके नस्ल सुधार का केंद्र भी होने वाला है, और ये कहाँ पर होगा? गोरखपुर के अंदर, मथुरा के अंदर। ठीक है, इसके बाद तो ये जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय बनने वाला है गोरखपुर के अंदर बनेगा। आनंदा डेयरी, अमोरिया पजौरा और BH एम्ब्रियोज के मध्य समझौता। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ब्राजील के राजदूत केनेथ नेब्रोगा की उपस्थिति में लखनऊ में इन 3 कंपनियों के मध्य समझौता किया गया है। इस समझौते से उत्तर प्रदेश के दुधारू पशुओं के पोषण प्रजनन में उपयोगिता की जाने वाली उन्नत तकनीक के माध्यम से दूध उत्पादन में वृद्धि की जाएगी। अमोरिया पजौरा और BH एम्ब्रियोज ब्राज़ील के 2 बड़ी कंपनियां हैं दूध उत्पादन में। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान उत्तर प्रदेश में छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित कराने हेतु पावर एंजल और बाल संसद के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत करी गई। इस अभियान का विषय है लैंगिक समानता और देखभाल और समर्थन। पहला सोलर एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे में विकसित किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत सरकार सोलर प्लांट्स को स्थापित करेगी, जिसके माध्यम से 550 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा जाएगा। बात करें बरेली की, तो परिषद विश्वविद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में उत्तर प्रदेश का यह पहला जिला बन चुका है बरेली, जहाँ पर स्मार्ट क्लासेस संचालित की जाती है। नॉर्थ कॉरिडोर विकसित यहाँ पर किया जा रहा है शहर के अंदर। इसका निर्माण वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या के राम जन्म भूमि की तर्ज पर किया जाएगा। इस कॉरिडोर अलखनाथ मंदिर, मंडीनाथ, तपेश्वर नाथ, धोपेश्वर नाथ, पशुपतिनाथ और वनखंडी नाथ मंदिरों को जोड़कर बनाया जाएगा। बात करें उन्नाव की, तो उत्तर प्रदेश के इस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राम बख्श सिंह की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया गया। बात करें गाजियाबाद की, तो उत्तर प्रदेश के इस शहर में स्थित हिंडन वायुसेना स्टेशन में अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजित किया गया। इसका आयोजन भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद पहले C-295 MW परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश में स्थित इस शहर में भारतीय खाद्य और मानक प्राधिकरण ने फसाई के लिए राष्ट्रीय परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना का लोकार्पण किया या उद्घाटन किया। इस परियोजना में क्या है और देखते हैं। इस परियोजना के तहत 352 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण 1750 करोड़ रुपए खर्च करके किया जाएगा। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब, तो NIELIT जो CCC का आपको सर्टिफिकेट भी देती है, ठीक है। तो गोरखपुर में इस तरह की लैब का उद्घाटन किया गया। इस लैब का निर्माण इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित फ्यूचर स्किल प्राइम परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। यह इस परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अपनी तरह की पहली ऐसी प्रयोगशाला यानी लैब होगी। अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन। वाराणसी विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन किया गया। यह प्रौद्योगिकी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ग्रीन कैपिटल टीम द्वारा विकसित की गई। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में मवेशियों की नस्ल में सुधार और दूध उत्पादन
बढ़ाने हेतु नंद बाबा मिशन के हिस्से के रूप में इस योजना को शुरू करेगी। योजना के पहले चरण में सरकार 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयां स्थापित करने वाली लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान करेगी। सब्सिडी 3 चरणों में दी जाएगी। पहला, गायों की खरीद पर उनके संरक्षण के लिए और उनके रखरखाव के लिए। प्रारंभिक चरण में यह योजना प्रदेश के 10 मंडल मुख्यालयों, तो 10 मंडल मुख्यालय कौन कौन से हैं? अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, बरेली। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 अधिनियम। इस अधिनियम में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का प्रावधान है। अधिनियम के अनुसार यह आयोग एक निगमित निकाय होगा जिसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा। यह जो आयोग है उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, व्यावसायिक शिक्षा विभाग और श्रम विभाग के शिक्षकों के चयन का कार्य नियमित, त्वरित, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से करेगा। गांडीव 5 क्या है? तो गांडीव 5 जो है पुलिस मुख्यालय लखनऊ में यह संयुक्त अभ्यास किया गया। ठीक है, इसका आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आतंकी घटनाओं से सफलतापूर्वक निपटने हेतु किया गया था। तो दोस्तों यहाँ आपका उत्तर प्रदेश का कंप्लीट एनालिसिस खत्म होता है, कंप्लीट करंट अफेयर्स खत्म होता है। आई होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय करी होगी। कि आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखिए मुझे अपने चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए ना अभी 400 आवर्स की जरूरत है। आप लोगों के सहयोग से ये पूरे हो सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये नहीं तो मेरा नवंबर एंड होते होते मेरे जो आवर्स हैं बिल्कुल माइनस हो जाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भी वीडियोस देखें ताकि मैं अपने 400 आवर्स कंप्लीट कर सकूं, अपने चैनल को मोनेटाइज करा सकूं। 2 साल से मैं मेहनत कर रहा हूं चैनल के ऊपर और मेरी मेहनत जो है इस 400 आवर्स को लेकर पूरी बर्बाद हो जाएगी अगर 400 आवर्स नवंबर मंथ में मेरा कंप्लीट नहीं हुए। तो प्लीज़